वेलकम बच्चों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं मुकेश दोजक। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट मात्रक के मापन। उसका आज का हमारा टॉपिक है मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, किसी भी मात्रक को कितनी पद्धतियों में मापा जाता है या कितनी पद्धतियों में लिखा जाता है, तो ये हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में हमने मात्रक कितने प्रकार के होते हैं या मात्रक कौन से होते हैं या भौतिक राशियां कौन सी होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मात्रक पद्धतियां। तो किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं वो मुख्यतया इन पद्धतियों में मापे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, भौतिक राशियों के मूल मात्रक के मापन में प्रयुक्त मुख्य मात्रक पद्धतियां निम्न है। यानी कि जो मात्रकों का मापन किया जाता है उसकी मुख्य पद्धतियां ये है। इस मात्रक पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रकों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वैसे तो सभी को लिखते हैं, लेकिन साधारणतया या मुख्यतया हम देखें तो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों को लिखा जाता है। पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। बच्चों, सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि जो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को किस में लिखा जाता है, नाम से स्पष्ट है, सीजीएस। लंबाई को लिखेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को लिखेंगे ग्राम में और समय को लिखेंगे सेकंड में। फिर है एमकेएस पद्धति और फिर है हमारे एफपीएस पद्धति। तो ये हमारे तीन मात्रक पद्धतियां हैं। तो सबसे पहले सीजीएस पद्धति क्या है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रम से सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड में लिखा जाता है या मापा जाता है। तो इन तीनों को नाम से स्पष्ट, लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर को हम लिखते हैं सीएम से, ग्राम को लिखते हैं जीएम और सेकंड को लिखते हैं सीसी। तो स्पष्ट है, सीजीएस। तो यह सीजीएस पद्धति। फिर एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय को किस में मापते हैं, लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं बच्चों सेकंड में। तो ये होती है एम के एस, केजी का के और सेकंड का एस लिया। तो ये एमकेएस पद्धति बन गई। इसी तरीके से जो तीसरी पद्धति है वो एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय के जो मात्रक है उसको किस में मापा जाता है बच्चों, फुट को एफ, यानी लंबाई को फुट में, पाउंड में, और इसको मापा जाता है बच्चों सेकंड में। तो ये हमारे मात्रक पद्धतियां हो गई। यानी एफपीएस पद्धति का मतलब है लंबाई को मापेंगे फुट में और द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में और समय को मापेंगे बच्चों सेकंड में। तो ये एक पाउंड में इतना किलोग्राम होता है। या नॉर्मली हम देखें तो इसका जब हम लिखे तो हम लिख सकते हैं 453 ग्राम लिख सकते हैं बच्चों। एक पाउंड में लगभग 453 ग्राम होता है या 0.4535 किलोग्राम होता है। तो ये एक पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए एक संबंध है। तो पाउंड में इतने किलोग्राम। फिर क्या है, एमकेएस पद्धति को ही स्वीकृत किया गया। जनरली हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, कोई भी मात्रक लिखेंगे या तो लिखेंगे एमकेएस पद्धति में या लिखेंगे एसआई पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति को स्वीकृत करके या इसका विस्तृत रूप को ही एक आगे नई पद्धति बना के एसआई पद्धति, और उसमें उसको मान्यता दी गई। तो जो नेक्स्ट चौथी जो हमारे पद्धति आती है वो एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है और वो आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति। तो बच्चों एसआई पद्धति होती क्या है, एसआई पद्धति लिखा है कि एमकेएस पद्धति का परिवर्तित व परिवर्धित रूप ही एसआई पद्धति है। यानी इसको ही स्वीकृत किया, इसको ही आगे मान्यता दी गई। विश्व के सदस्य देशों ने सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय भार एवं माप की समिति ने इसे स्वीकृति दे दी थी। यानी 1960 में
एमकेएस पद्धति का जो विस्तार हुआ उसके बाद में एसआई पद्धति बनी और कहा गया है कि आज से जो भी मात्रक लिखेंगे वो हम एसआई पद्धति में लिखेंगे। इसके लिए कारण क्या होगा, जैसे इसका रीजन क्या है, नॉर्मली रीजन देखे तो हमारे मारवाड़ी में देखे तो राजस्थान में जैसे किसी वस्तु को मापना हो या किसी रस्सी को लंबाई को मापना हो, पुराने टाइम में कैसे मापा जाता कि एक हाथ, ज्यादा लंबी है तो 2 हाथ, फिर कहते हैं 10 हाथ, 10 हाथ, 4 बिलात, 3 आंगल। अब ऐसा होता है कि यही हम लैंग्वेज अगर अदर कंट्री में जाके बोले कि भाई हमें रस्सी चाहिए, अपनी भाषा में क्या रस्सी चाहिए, कितनी चाहिए कि 10 हाथ, 4 बिलात और 3 आंगल, तो बताओ वहां का जो कैंडिडेट है या वहां का जो व्यक्ति है इस भाषा को समझ सकता है क्या? नहीं। तो सब देशों के लिए अलग अलग अपने हिसाब से ये लंबाइयां बनाई हुई थी, लेकिन उन सभी देशों ने क्या किया, निर्णय किया कि भाई ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, इंडिया वाले कुछ ही आके बोल रहे हैं, तो अदर कंट्री वाले इंडिया में कुछ ही आके बोल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मात्रक बनाए हुए, अपने अपने हिसाब से लंबाइयों के मानक तय किए गए। उसको निर्धारित करने के लिए फिक्स ये किया कि एक रखो, सब जगह ये पता चलना चाहिए, सब देशों में एक नाम तो होना ही चाहिए। तब क्या किया गया कि लंबाई को कहीं पर भी मापे ना तो मीटर में मापना है। एमकेएस पद्धति का विस्तार करते हुए एसआई पद्धति में फिक्स कर लिया गया, लंबाई को कहीं पर भी मापे तो किस में मापना है, मीटर में। ऐसा नहीं कि एक हाथ चलेगा, एक बिला, 2 बिला, ये नहीं चलेगा, 2 आंगल, ये नहीं चलने वाला। तो उनको फिक्स करने के लिए सब जगह कोई नाम मीटर जाने या नहीं जाने, एक हाथ नाम जाने या बिलात नाम जाने या नहीं जाने, 4 आंगल, 5 आंगल ये नाम जाने या नहीं जाने, लेकिन मीटर जो नाम है सब देशों में जाना जाता है, सभी देशों में मीटर का नाम जाना जाता है। ऐसे ही सब देशों में सेकंड का नाम जाना, हमारे जैसे नॉर्मली हम कहते तो 8 पोर, 4 पोर, 3 पोर, इसका ये दूसरे देशों में ये नहीं चलता है। दूसरे देशों में समय चलता है सेकंडों में, घंटों में, मिनटों में, तब जाके ये एसआई पद्धति हमें ना फिक्स की गई। तो बच्चों इसके लिए है ना 1960 में ये फिक्स किया गया कि जो भी मात्रक हम लेवे ना, कोई भी मात्रक लेवे, उनको एक सभी देशों में फिक्स रखो, सब देशों की स्वीकृति से ये बना है। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। अब मान लीजिए मीटर से कम है तो आधा मीटर हो जाएगा, और कम है तो पाव मीटर हो जाएगा, यानी 0.25 या 1/4 मीटर। तो ये सब चीजों को वहां पे स्वीकृत किया गया। तो मात्रक पद्धतियों में किसको स्वीकृत किया गया, एसआई पद्धति को स्वीकृत किया गया। एसआई पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसको स्वीकृत किया गया कि अब ऐसा नहीं किसी जगह जाके बोल दे कि इतने मीटर, एक हाथ चाहिए, 2 चाहिए, ये नहीं चलेगा। अब चलेगा कि मीटर में बोलो आप, जैसे द्रव्यमान को बोलो तो किलोग्राम में बोलो आप। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, राजस्थान में चलता है 1 मन भी चलता है। अब 1 मन का मतलब बात थोड़ी ना समझेंगे कोई, वो तो किलोग्राम में समझेंगे। तब ये पद्धति बनाई गई, इस पद्धति को फिक्स करो। इस पद्धति में जो है एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है, और इस पद्धति में जो आने वाले 7 मूल राशियां हैं वो कौन सी है, वो हमने 7 मूल राशियां पहले ही पढ़ लिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, उष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक क्या लिए गए, द्रव्यमान का मात्रक का आगे फिक्स करो किलोग्राम। द्रव्यमान कोई भी किसी कई जगह लेना तो किलोग्राम में बोलेंगे, वो मन, पंसेरी वो नहीं चलेगा। लंबाई का है हाथ, बिलांत, आंगल, ये नहीं चलेगा, किसमें चलेगा, मीटर में, मीटर में बोलना है। ऐसे ही समय का 8 पोर, 4 पोर, ये नहीं चलेगा, समय सेकंड में। उष्मागतिक ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। इनके प्रतीक लिखे गए, प्रति किलोग्राम का क्या लिखा, केजी, मीटर का एम। ये फिक्स किया गया कि आज से जब भी हम एम लिखेंगे इसका मतलब समझ लेना मीटर है, केजी लिखा इसका मतलब समझ लेना किलोग्राम है। ये इनके प्रतीक फिक्स किए गए। एस लिखा इसका मतलब समझ लेना ये सेकंड को लिखा गया है। के लिखा मतलब केल्विन ताप का है, ए लिखा है एम्पियर का है, सीडी लिखा मतलब कैंडेला ज्योति तीव्रता है, और MOL लिखा इसका मतलब किसका है बच्चों, मोल का है। तो ये फिक्स किया गया, निश्चित किया गया कि इसके अलावा कोई भी दूसरा मात्रक हम लिख रहे हैं ना तो वो
दूसरे देशों वाले समझ नहीं पाएंगे, या दूसरे देश वाले लिख रहे हैं तो वो हमारे स्थानीय भाषा में वो वाले समझने वाले नहीं है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों के जो प्रतिनिधि एकत्रित हुए 1960 में, उन्होंने ये फिक्स किया कि ऐसे ही लिखना। फिर आते हैं पूरक मात्रक। जैसे हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं, हमारी जो मेन कॉपी है वो भर जाती है। मेन कॉपी भरने के बाद में हमें मिलती है सप्लीमेंट्री कॉपी, जिसको हम कहते हैं पूरक पुस्तिका। तो बच्चों क्या हुआ कि जब ये जो मात्रक लिखे गए थे उसमें 7 मात्रक लिख लिए गए, 2 मात्रक छूट गए, तो उनके लिए जगह नहीं बची। तब क्या कहा कि इनको पूरक मात्रकों में लिखो, यानी जैसा हम कहते हैं नॉर्मली भाषा में समझते एक अलग कॉपी में लिखते हैं, उसको कहते हैं पूरक मात्रक। यानी जो कोणों को मापने के जो मात्रक है वो 2 पीछे छूट गए थे, उनको कहते हैं पूरक मात्रक। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है समतल कोण और एक होता है घनीय कोण या घन कोण, ठोस कोण भी जिसको कहते हैं। तो समतल कोण जो नॉर्मली समतल पे बने, जैसे हम बोर्ड पे बना सके, वो समतल कोण है। घनीय कोण क्या होता है? घनीय कोण किसी ठोस के केंद्र पे बनेगा। अब ठोस कौन से? जैसे ठोस शंकु है, गोला है, घन है, घनाभ है, बेलन है, उसके जब केंद्र पे जो कोण बनने वाले हैं, जो 3D आकृति से बनने वाले, त्रिविमीय आकृति से बनने वाला कोण है, उसको कहते हैं घनीय कोण। तो इसको 2 कोण और बच गए, उनको कोणों के जो मात्रक थे वो और बच गए, एक तो समतल और एक ठोस। इनके जो मात्रक दिए गए वो लिखा, एक को लिखा रेडियन और एक को लिखा स्टेरेडियन। इनके प्रतीक क्या लिखा? इसका लिखा RAD और इसका लिखा SR बच्चों। तो कहने का मतलब वो थोड़े से पीछे छूट गए थे, इनको इसमें सम्मिलित किया गया। अब देखो इनकी परिभाषाएं क्या है। पूरक मात्रकों की परिभाषा, आज हम पूरक मात्रकों की परिभाषा पढ़ेंगे। वैसे तो सभी मात्रकों की परिभाषा होती है, वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। एक रेडियन है, एक रेडियन क्या था? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त पर केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कोण कहलाता है। तो बच्चों पहले तो जो समतलीय कोण होता है वो हमेशा ही कहां पे बनता है? वृत्त के केंद्र पे बनता है। जैसे मान लें मैंने यहां पे एक वृत्त बनाया, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा जो भी कोण बनेगा वो कहलाएगा आपके समतलीय कोण। जैसे यहां पे मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त के केंद्र और ये इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमने ली है यहां पे, कितनी ली त्रिज्या? R ली, स्मॉल r ले लो या कैपिटल R ले लो, ये त्रिज्या ली R। अब ये त्रिज्या R त्रिज्या का कोई वृत्त है और इसके चाप द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा उसको कहेंगे समतलीय कोण। छोटा चाप है तो छोटा कोण बनेगा, बड़ा चाप है तो बड़ा कोण बनेगा, तो इसको कहते हैं समतलीय कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं? थीटा से। ये भी त्रिज्या R है और ये भी त्रिज्या R है, और चाप कितना है? DS। तो सीधा सीधा समतलीय कोण का सूत्र होता है चाप बट्टा त्रिज्या। किससे लिखते हैं? थीटा से। समतलीय कोण का सूत्र क्या होता है बच्चों? चाप बट्टा त्रिज्या। तो मैं यहां पे लिखूं, चाप की जगह लिख दूं DS और त्रिज्या की जगह लिख दूं R। तो सूत्र क्या हो गया समतलीय कोण का? चाप बट्टा त्रिज्या। चाप बट्टा त्रिज्या में अगर DS, यदि हम लिखें, यदि चाप बराबर त्रिज्या हो जाए, चाप के बराबर त्रिज्या हो जाए, यानी DS और त्रिज्या R बराबर हो जाए, तब जो इसमें जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी? 1 रेडियन की होगी कि नहीं होगी? इसका मान हो जाएगा 1 रेडियन। कब? जब ये कंडीशन यहां पे लगेगी। तो क्या हो जाएगा? वैसे तो समतलीय कोण का सूत्र चाप बट्टा त्रिज्या, यानी समतल पर बनने वाला कोण, बोर्ड पर बना सके जिसको हम, चाप बट्टा त्रिज्या, ये चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो अगर 1 रेडियन की परिभाषा देखनी हो तो क्या? त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा 1 रेडियन। तब आपके चाप व त्रिज्या बच्चों क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो देखो
डी थीटा यानी छोटे कोण के लिए देखें, छोटे कोण के लिए डी थीटा लगता है, बड़े कोण के लिए हम थीटा भी लगा सकते हैं। तो बड़ा कोण अगर हो तो थीटा बराबर चाप, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अब बच्चों ये बताओ, अगर चाप व त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगी, ds बराबर r, ds का मतलब चाप किसके बराबर हो जाएगा, r यानी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तब बताओ क्या हो जाएगा, जो केंद्र पर बना कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, इसके सेंटर से ये अगर r है और ये यहां पे ds, ये भी r है, यदि ds बराबर r होना तो ये थीटा कितने डिग्री का होगा बच्चों, 1 रेडियन का होगा। ये पता होना चाहिए कितने डिग्री का होगा, 1 रेडियन का। तो पहले तो नॉर्मली हम देखें तो समतलीय कोण का सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप त्रिज्या के बराबर हो तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 रेडियन का हो जाएगा। और रेडियन और डिग्री में एक संबंध होता है, वो क्या होता है, वो संबंध हम देखें तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों। पीछे वाले क्लास में वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो हम यहां से अगर रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 अपॉन पाई डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख देंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा बच्चों रेडियन, ये हो जाएगा क्या, रेडियन, रेडियन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन का मतलब ठोस कोण है। जैसे आपको देखो तो ये जैसे ये कोई गोला है, वर्त नहीं है, ये गोला है, और गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ को हम लेते हैं, गोले का कोई एक पृष्ठ है ये, इस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, मान लीजिए यहां पे केंद्र पर बनाया गया कोण, वर्त में तो चाप द्वारा, इसमें जो है कोई गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ का मतलब एक क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, यहां पर हम टॉर्च रख देंगे, एक टॉर्च रखें यहां पे, और टॉर्च से ऐसे प्रकाश पुंज चलेगा, और प्रकाश का जो टॉर्च का जो आगे वाला फोकस है वो एक वर्ताकार होता है, और वर्ताकार फोकस द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, उसी कोण को कहते हैं घनीय कोण। जैसे वर्त में तो चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनता है, वो था समतलीय कोण। इसमें क्या होगा कि क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, वो होता है घनीय कोण या ठोस कोण। बच्चों ये ध्यान से समझो कि ये क्या है, ये गोला है, गोले जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में अलग अलग छोटे छोटे जैसे पार्ट को जोड़ के ऐसे बॉल बनाया जाता है। एक पार्ट केंद्र पे कितना कोण बनाता है, एक पार्ट, यानी उसमें चाप लेकिन इसमें क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल है, या ए ले लो या डी ले लो, ये कितना केंद्र पर कोण बनाता है उसको कहते हैं स्टेरेडियन कोण। इसकी क्या परिभाषा बनती है बच्चों, ये ठोस कोण है। कौन सा कोण है, ठोस कोण है। ठोस कोण का मापने का मात्रक है, इसका प्रतीक एसआर है। किसी गोले के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, घनीय कोण या स्टेरेडियन कोण कहते हैं। तो कैसे देखो, अभी हमने पढ़ा था कि ये गोला नहीं है, ये वर्त नहीं है, गोला ले रहे हैं, सपोज गोला है, इस गोले के छोटा सा कोई क्षेत्रफल ले भाई, यहां का ये क्षेत्रफल केंद्र पर कितना कोण बनाएगा उसको हम देखें। जैसे मान लीजिए
ये इन सब से यहाँ पे लाइनें खींचते रहे हम ऐसे, तो ये कोण बना कि नहीं बना? यहाँ इस कोण को क्या कहते हैं? गणीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? गणीय कोण। उसको दर्शाते हैं हम स्टेरेडियन से। क्या दर्शाते हैं? स्टेरेडियन से। और चिन्ह क्या है? या तो ये ओमेगा लिखो या ये ओमेगा। तो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा, चाप द्वारा तो वर्त में हो गया, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण तो हो गया गणीय कोण। अब यही गणीय कोण एक स्टेरेडियन का कब हो जाएगा? जब ये क्षेत्रफल DA है, इसका पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिज्या R के वर्ग के बराबर होगा। सूत्र तो क्या हो गया स्टेरेडियन का? DA अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अगर DA और कैपिटल R स्क्वायर बराबर हो गया ना, तो उस कंडीशन ये हो गया अभिलंबित पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। इसको लिख लिया डी ओमेगा से, ओमेगा से ये क्या हो जाएगा? गणीय कोण या ठोस कोण। ठोस कोण सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। और क्षेत्रफल और त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा? ठोस कोण क्या हो जाएगा? आपके 1 स्टेरेडियन का हो जाएगा। कितने रेडियन का हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन का। अगर DA R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 1 SR का हो जाएगा बच्चों, 1 स्टेरेडियन का हो जाएगा। तो ये होता है स्टेरेडियन कोण। और कहां पे बनता है? किसी ठोस के केंद्र पर बनने वाला कोण होता है। फिर है एसआई पद्धति की विशेषता, और उसके बाद में हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। एसआई पद्धति क्या विशेषता? ये मैट्रिक या दशमलव पद्धति, यानी जिसमें पॉइंट आता है, पॉइंट में किसी आंसर को लिखा जाता है। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है। मात्रक अचर है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। ये सभी मात्रक सुपरिभाषित एवं पुनर्स्थापित होने वाले होते हैं, यानी सुपरिभाषित है, सबकी अच्छे से परिभाषाएं हैं। और इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को केवल मात्रकों से गुणा व भाग करके भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी इस पद्धति में जो मात्रक है, एमकेश पद्धति के जो मात्रक है, उनको गुणा भाग करके हम ये मात्रक निकाल सकते हैं। इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे बल के लिए तो न्यूटन, कार्य के लिए तो जूल। तो ये सब इन मात्रकों की यानी एसआई पद्धति की विशेषता होती है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम फिर मिलेंगे।